नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। हिंदुओं पर वो खतरा कि मोदी, योगी, मोहन भागवत, बाबा बागेश्वर सब टेंशन में हैं। आखिर वो कौन सा संकट है, आज इसके बारे में बात करूंगा। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो एक्शन कि ओवैसी भड़काने पर आ गए, आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। ओवैसी वर्सेस बागेश्वर बाबा का वो चैप्टर जो हर सनातनी को देखना चाहिए। और साथ ही पीएम मोदी के वो 23 साल जिन्होंने गुजरात और देश को बदल डाला, आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद बात होगी तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला छोड़ा तो बंगले में कुछ नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव के बाद तेजस्वी यादव पर क्यों लगा बंगले की टोटी ले जाने का आरोप, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और फिर इजराइल पर हमास के हमले की बरसी है आज ईरान पर कयामत की रात आने वाली है क्या? ईरान ने परमाणु बम का टाइमर ऑन कर दिया है क्या? ईरान के परमाणु प्लांट के पास भूकंप, इजराइल और अमेरिका की जमीन क्यों हिल गई, आज ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें करेंसी, शिक्षा, भ्रष्टाचार को रोकने, न्यायिक और खेल के क्षेत्र से जुड़े समझौते शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संवाद से नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। इस साल अब तक 202 नक्सली मार गिराए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी 23 अक्टूबर से दिल्ली में न्याय यात्रा निकालेंगे। इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। 4 चरणों में होने वाली यात्रा का पहला चरण 23 से 28 अक्टूबर के बीच होगा। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गैंगरेप की थ्योरी को खारिज करते हुए इसे रेप और हत्या का केस बताया है। चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई का कहना है कि सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करने वाले संजय रॉय ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली और मध्य प्रदेश में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद अब एजेंसीज को गुजरात में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कच्छ के गांधीधाम से लोकल पुलिस ने 120 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस को रेड में ड्रग्स के कुछ पैकेट मिले, जिसमें पुलिस को 11 किलो कोकेन मिली, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में खदान में धमाका हुआ है। इस धमाके में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। धमाका बीरभूम के खोराशोल ब्लॉक में एक निजी खदान में हुआ। धमाके के बाद खदान ढह गई। सभी को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, हिंदुओं पर वो खतरा कि पीएम मोदी, सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर बाबा बागेश्वर तक सब टेंशन में। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो एक्शन कि ओवैसी भड़काने पर आ गए। ओवैसी वर्सेस बाबा बागेश्वर का वो चैप्टर जो हर सनातनी को देखना चाहिए। और पीएम मोदी के वो 23 साल जिन्होंने गुजरात और देश को बदल डाला, सबसे पहले उसका चैप्टर। इस समय देश की हालत यह है कि हिंदू एकता सिर्फ नारों में सिमट कर रह गई है। हिंदू एकता के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही जाति की बात आती है तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, यही सब होने लगता है। यह देश के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है, क्योंकि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने वाली राजनीति पिछले कुछ समय से हावी हो रही है। यह वो राजनीति है जिसके मुंह में लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसा खून लग चुका है कि अभी 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें भी यही जाति की राजनीति चल रही है। आगे कई राज्यों में और चुनाव है, तो जाति का नाम लेकर हिंदू एकता को तोड़ने वाली यह राजनीति कहीं ज्यादा आक्रामक ना हो जाए। ऐसी खतरनाक राजनीति की काट यही है
कि बिना कोई देर लगाए हिंदू एकता के लिए नए तेवर के साथ आक्रामक राजनीति हो। और यही वजह है कि आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे आक्रामक होकर इस मुद्दे को उठा रहे। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंदू एकता सिर्फ नारों तक सीमित रह जाए। सीएम योगी भी ये नहीं चाहते कि हिंदुओं के बंटने का कोई फायदा उठाए। और पीएम मोदी, सीएम योगी के बाद अब तो संघ प्रमुख ने भी इसी लाइन पर बोल दिया है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 6 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप एक बार सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक कैसे एक सुर में हिंदुओं को जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि यह देश के लिए खतरनाक है कि हिंदुओं को बांटने का प्रयास तेज हो रहा है। सुनिए एक बार। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आपको लग रहा होगा कि अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत सब हिंदू एकता पर जोर क्यों दे रहे हैं और हिंदुओं को एकजुट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हिंदुओं पर ऐसा कौन सा बड़ा खतरा आ रहा है? दरअसल मोहन भागवत इसलिए हिंदू एकता की बात कर रहे हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि भारत हिंदू समाज से बना है। भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुओं की है और अगर हिंदू भाषा, जाति और प्रांत के नाम पर बढ़ जाएंगे तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सीएम योगी ने हिंदू एकता की बात इसलिए कही क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए पूरी दुनिया ने देखा और योगी आदित्यनाथ यह समझाना चाह रहे हैं कि एकजुट होकर ही ऐसे हालात का सामना किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए हिंदू एकता की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुर्सी से हटाने के चक्कर में विपक्ष हिंदुओं को जातियों में बांटने में लगा हुआ है, बिना यह सोचे समझे कि अगर समाज में ऐसा बंटवारा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और हिंदू एकता की बात इसलिए भी क्योंकि यह काम दूसरे धर्मों के साथ नहीं किया जा रहा। वहां भी अलग जातियां हैं, वहां भी अलग सेक्ट्स हैं, उनको बांटने का प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन हिंदुओं को खास तौर पर जाति 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 करके यह हो रहा है और बार बार यह प्रयास जो है वो तेज होता दिख रहा है। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं वो खतरा बेवजह का नहीं है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। नरेंद्र मोदी देश के लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं और इसकी दो वजह है। पहली भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरा जियो पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी के सामने इंडी गठबंधन का चैलेंज है। इंडी गठबंधन जानबूझकर जाति की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। राहुल गांधी बार बार जाति 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 जनगणना की बात कर रहे हैं। वो बजट बनाने वाले अफसरों की जाति पूछकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। वो मिस इंडिया जैसे कंपटीशन जीतने वाली कंटेस्टेंट्स की जाति पूछ रहे हैं। राहुल गांधी हर चीज को जाति से जोड़ रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं। हो सकता है इस दांव से इंडी गठबंधन को कुछ राज्यों में सत्ता मिल जाए, लेकिन यह पॉलिटिक्स देश के लिए खतरनाक है। आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम वाली पॉलिटिक्स। हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, कांग्रेस ने कह तो दिया, हिमाचल का क्या हाल हुआ? पेंशन तो दूर की बात है, सैलरी तक के लाले पड़ने लगे।
हम फ्री में खटाखट ये देंगे, खटाखट वो देंगे, और उसके बाद टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने की नौबत आ जाए, ये बाद में हिसाब कौन करता रहेगा? इसी तरह जाति 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 चल रही है। हिंदू बटे, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, पहले कुर्सी तो मिले। नरेंद्र मोदी इस खतरे से बचने के लिए लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, अतीत से सबक लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एकजुट रहने की बात कर रहे हैं तो वो ये बात हवा में नहीं कह रहे। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब भारत में इस तरह से अपने अपने फायदे के लिए आपस में लोग बटे, तब नुकसान उठाना पड़ा। जैसे 1980 और 90 के दौर में जाति की राजनीति हावी थी। किसी का ध्यान कश्मीरी पंडितों पर गया ही नहीं, जिन्हें अपनी ही जमीन से भगा दिया गया। मंडल कमंडल वाली राजनीति के दौर में ही कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए। किसी ने उनके अधिकारों की बात नहीं की, क्योंकि लोग अपनी जाति की राजनीति में फंसे हुए थे। इसी तरह से आप राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए। यूपी जाति की राजनीति में जब तक फंसा रहा, हिंदू समाज एक नहीं हुआ, तब तक राम मंदिर का निर्माण अटका रहा। हिंदू समाज जब एकजुट हुआ, सबने जोर लगाया, कानूनी लड़ाई लड़ी, तो फिर आखिरकार राम मंदिर का निर्माण हो सका। नरेंद्र मोदी जब से केंद्र की सत्ता में आए तो पूरे देश का हिंदू समाज जागा और लोगों को अयोध्या के साथ काशी मथुरा की बात भी समझ में आने लगी। लेकिन अगर लोग जातियों में बंटते जाएंगे, हिंदू एकता दिखेगी नहीं, रहेगी नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने 10 साल जो प्रयास किया है वो सारा प्रयास बेकार जाएगा, ये उनका मानना है। और अभी तो वो टाइम चल रहा है जब भारत को एकता दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसे नरेंद्र मोदी बहुत करीब से देख रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि इन हालात में दुनिया का कोई देश तभी तरक्की कर पाएगा जब वहां का बहुसंख्यक समाज एकजुट होकर रह पाएगा। सबको बांट ही दोगे तो फिर देश में बचेगा क्या? लोग ही तो एकजुट होकर एक दूसरे की ढाल बनेंगे। क्योंकि आप देखिए, युद्ध की वजह से इस वक्त दुनिया अलग अलग गुटों में बटी हुई है। अलग अलग देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन सारे हालात के बीच भारत अपने हितों को साध भी रहा है और तेजी से विकास भी कर रहा है। लेकिन भारत के दुश्मनों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। वो भारत के खिलाफ नई साजिश रचेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए भारत के लोगों से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं, भारत के बहुसंख्यक समाज से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि जो बहुसंख्यक है, अगर वही टूट गया तो फिर जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो कामयाब होने लगेंगे। हिंदू जब एक हो जाता है तो बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। याद कीजिए, जब बॉर्डर पर चीन ने भारत के साथ हिमाकत की तो हिंदू एकजुट हो गए। दिवाली पर चीन के सामान का बहिष्कार कर दिया, चीन को बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह मालदीव भी भारत को आंख दिखा रहा था, भारत विरोधी बयान दे रहा था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के नजदीक और चीन की नजदीकियां बढ़ रही थी और उसके चक्कर में इंडिया आउट का अभियान चला रहे थे। लेकिन मालदीव के खिलाफ देश के लोग एकजुट हो गए। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव घूमने के प्लान कैंसिल किए और मालदीव के हाथ पैर फूल गए। मालदीव तुरंत लाइन पर आ गया। मालदीव के राष्ट्रपति अभी भारत के दौरे पर आए हुए, वो भारत को अहम साझेदार बताने लगे हैं। जो इंडिया आउट का नारा देकर राष्ट्रपति बना मोहम्मद मोइजू, अब वो भारत को सलाम ठोक रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय पर्यटकों का उनके देश में स्वागत है। हिंदू एकता का, देश की एकता का सबसे लेटेस्ट उदाहरण तो हिमाचल प्रदेश है, जहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू समाज एकजुट हो गया। हिंदू सड़क पर उतर आए, सरकार पर खूब प्रेशर बनाया कि वो अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन ले। इस प्रेशर के आगे हिमाचल सरकार को भी झुकना पड़ा। देश का बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, खुद भी अपने लिए लड़ना होगा उसे। और यही बात मोहन भागवत ने समझाई कि आपको दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। अपनी लड़ाई लड़ने से मतलब है खुद को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश की चुनौतियों से लड़ाई लड़नी है। क्योंकि हिंदू समाज की आदत हो गई है कि वो अपनी लड़ाई दूसरों के भरोसे पर छोड़ देता है। सुनिए मोहन भागवत को। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। जिस समाज के लोग एकजुट नहीं होते वो अपने देश का कैसे नुकसान कर बैठते हैं, उसे आप लेबनान के उदाहरण से समझिए। आजकल लेबनान की बात बहुत जगह चल रही है, इसलिए आपको ये याद दिला रहा हूं। जहां हिजबुल्लाह के चक्कर में लेबनान बर्बाद हो रहा है, इजराइल के मिसाइलें लेबनान में बरस रही हैं।
आज जो लेबनान हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन का अड्डा बना हुआ है वो पहले ऐसा नहीं था। साल 1975 से पहले लेबनान की पहचान मिडिल ईस्ट के इकलौते ईसाई बहुल देश के तौर पर होती थी। मजबूत इकोनॉमी की वजह से लेबनान को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता था। उस वक्त अरब देशों के मुस्लिम शरणार्थियों के लिए लेबनान पहली पसंद था, क्योंकि इस देश ने अपने दरवाजे शरणार्थियों के लिए खोल रखे थे। लेकिन यही मुस्लिम शरणार्थी धीरे धीरे लेबनान के लिए मुसीबत साबित होने लगे। मुस्लिम शरणार्थियों की आबादी बढ़ी तो उन्होंने लेबनान में पूरे अधिकार नहीं मिलने और अन्याय होने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेबनान में शुरू हुए इस विरोध को फिलिस्तीन के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने फायदा उठाया और उन्हें मदद के नाम पर लेबनान सरकार के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि 1975 से 1990 के बीच लेबनान गृहयुद्ध में चला गया। इस दौरान करीब 1,50,000 लोग मारे गए, करीब 10 लाख लोग देश छोड़कर चले गए, जो लेबनान की आबादी का करीब 25% था। और करीब 15 साल तक चले सिविल वॉर ने लेबनान की पूरी डेमोग्राफी ही बदल दी। जहां पहले 53% ईसाई थे, वहां अब सिर्फ 31% ईसाई रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी 45% से बढ़ते बढ़ते 60% पे चली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे लेबनान पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नियंत्रण हो गया और आज लेबनान रॉकेट झेल रहा है। दुनिया में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जब समाज बढ़ता है और देश पर खतरा आ जाता है। इसी खतरे को नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत तक और सीएम योगी तक समझा रहे हैं। इसलिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू समाज ही भारत की ताकत है। सुनिए मोहन भागवत को, फिर बताऊंगा भागवत के बयान पर ओवैसी कैसे भड़क गए। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। मोहन भागवत हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इसमें भी मुस्लिम विरोधी चीजें दिखती हैं। मोहन भागवत के बयान का विरोध करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे खुद असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम एकता का झंडा उठाए फिरते हैं। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। अचानक आज असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को खतरा नहीं है ये बोलने लग गए। यानी कोई हिंदू एकता की बात करे तो ओवैसी को परेशानी होती है, लेकिन वो खुद मुस्लिम एकता के नाम पर वोट मांगते हैं तब कुछ नहीं। कभी वो 3 तलाक पर मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहते हैं, कभी सीए एनआरसी के विरोध में मुसलमानों को साथ आने की बात करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में मुस्लिम समाज को जगाने की बात करते हैं। और अगर कोई मुस्लिम संगठन प्रधानमंत्री मोदी के किसी कदम की तारीफ करने लगे तो उन्हें भर भर कर कोसने भी लगते हैं। एक बार सुनिए वक्फ बिल पर जो मुस्लिम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें भी असदुद्दीन ओवैसी कैसे भड़का रहे हैं। होश में आओ मुसलमानों, जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। असदुद्दीन ओवैसी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हिंदू एकता की बात करने का यह मतलब नहीं कि वो एंटी मुस्लिम हो जाए। आप योगी आदित्यनाथ के आज के ही बयान को देख लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी मत और मजहब के इष्ट के बारे में विवादित बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी मजहब के। भाई अगर मुसलमान विरोधी होते तो ऐसा थोड़ी कह रहे होते। इसलिए हिंदू एकता की बात करना मुसलमान, सिख, ईसाई का विरोधी होना थोड़ी है। सीएम योगी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।
यूपी सरकार पर्व और त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें यह तो नहीं कहा कि हिंदू का जो मना है वो करे, वो किसी को भी गाली दे सकता है, ऐसा तो नहीं बोला। जब लाउड स्पीकर हटे तो आपको हमने खबर दिखाई थी कि मंदिरों से भी हटे, मस्जिदों से भी हटे। इसलिए हिंदू एकता की बात किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदू चूंकि बहुसंख्यक है, अगर देश का सबसे बड़ा समाज ही टूट गया, बिखर गया जाति के नाम पर, तो फिर देश के लिए संकट है। और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि संत समाज भी इस बात को समझ रहा है कि हिंदू एकता अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रह सकती। और इसमें बाबा बागेश्वर तक हिंदू एकता के लिए हिंदू जोड़ो पदयात्रा करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर 21 नवंबर से 31 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे और इस दौरान वो 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से मिलेंगे, हिंदू एकता का संदेश देंगे। एक बार सुनिए कैसे बाबा बागेश्वर हिंदू एकता को लेकर एकदम फायर मोड में है। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है। हमको ना तो नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कश्मीर के पंडितों की तरह प्रदेश छोड़कर ना भागें। तुम्हारे मंदिरों में जैसे अभी तुमने मछली का तेल का प्रसाद लगवा दिया भगवान को, आने वाले समय में ना लगे। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारी बहन बेटी अगर सड़क से निकले तो उसके 30 टुकड़े ना हो गए। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल इतना चाहिए कि पालघर के संतों को जितनी निर्दयता के साथ पीटा गया था, इन महात्माओं को कोई उंगली ना उठा पाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारे राम के राष्ट्र में राम के होने का कोई सबूत ना मांगे। यानी आप खुद देखिए, योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी से लेकर मोहन भागवत से लेकर बाबा बागेश्वर तक सब हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जाति में मत टूटो, मत बटो, जातिवाद पीछे छोड़ो, हिंदू हो ये अपनी पहचान रखो और इस देश को अपनी पहचान बनाओ। और ये सारे धर्मों को करना होगा। आज इस देश में अगर हिंदू एकता की बात जोर शोर से हो रही है और अगर हिंदू एकता की जरूरत समझी जा रही है, तो यह सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी का राज है। नहीं तो किसी और का राज होता तो हिंदू एकता की बात भी शायद ना हो पाती, क्योंकि फर्जी सेक्युलरिज्म ने हिंदू आस्था और सनातन के गौरव को दबा रखा था। नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा काम किया कि इस फर्जी सेक्युलरिज्म को साइड लगाया, क्योंकि वहां तो मुंह से हिंदू बोलने का मतलब यह था कि अरे कम्युनल हो गए। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह बदला कि लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हिंदू की भी बात की जा सकती, सनातन के गौरव को वापस लौटाकर लेकर आए। और नरेंद्र मोदी ये काम तब से कर रहे हैं जब से वो पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे थे। आज पीएम मोदी को संवैधानिक पद पर बैठे हुए 23 साल हो गए, 23 इयर्स। और आज से ठीक 23 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। तब का दिन है और आज का दिन है। नरेंद्र मोदी लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना कोई छुट्टी लिए पूरे जी जान से 23 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। यह 7 अक्टूबर 2001 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम पद की शपथ ले रहे थे। तब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आज का दिन ऐसा होगा, ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और तीसरी बार बन जाएंगे। अच्छा, उस वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ 51 साल के थे और बिना विधायक बने ही वो गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने थे। आज वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए और नेहरू के बाद पहले ऐसे पीएम बने हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार सीएम पद की शपथ ली, अपने शपथ के बाद उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। शपथ लेने के बाद वो पोडियम से उतरे और ओपन जीप में भीड़ के बीच से होते हुए गए। ये उस वक्त की तस्वीर देखिए। तब से नरेंद्र मोदी का नारा भारत माता की जय ही रहा है और लोगों के बीच जाकर कनेक्ट करने का उनका प्रयास रहा है। लोग आज इस बात की बड़ी चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी टेक सेवी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। अरे ये सब नरेंद्र मोदी आज से नहीं कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, जब किसी का ध्यान भी उस तरफ नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार सीएम ऑफिस गए तो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की थी। तब 2001 का बता रहा हूं आपको। सीएम टॉक्स टू कलेक्टर्स ऑन वीडियो फोन्स। मोदी उस समय एक दिन में 10-10 कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया करते थे और जमीनी हालात का जायजा लेते थे। तो जिनको आज लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आज ये सब कर रहे हैं, अरे बॉस, वो तब से कर रहा है जब कोई सोच नहीं रहा था। आज से 23 साल पहले तकनीक का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी करते थे, जब इस तरह की तकनीक की चर्चा आज जैसी आम बात नहीं थी।
नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय गुजरात भूकंप की तबाही से जूझ रहा था। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, जिससे कच्छ और भुज पूरी तरह से तबाह हो गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भूकंप प्रभावित कच्छ में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने कैसे युद्ध स्तर पर काम किया आपको सुनना चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं होगा। लोगों को लगता है नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम बन गए और सीधा ऐसे पैराशूट से लैंडिंग हुई होगी या कुछ ऐसा प्रयास हुआ होगा। अरे बॉस, 23 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी ने कच्छ के लिए डिटेल प्लानिंग की। वो कच्छ जो बर्बाद हो चुका था, कच्छ को नए सिरे से बसाने का विजन दिया। नरेंद्र मोदी ने कच्छ के कई गांवों का दौरा किया, भूकंप प्रभावित लोगों से बात की, परेशानियां समझी। नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर का मंत्र दिया, उसी हिसाब से सरकारी मशीनरी डिप्लॉय की और बतौर सीएम पहली दिवाली कच्छ के लोगों के साथ मनाई। यह है नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका। उस वक्त भी लोगों को जोड़ लिया और उस समाज के जुड़ने का नतीजा था कि कच्छ खड़ा हो पाया। तो आज जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हिंदू बटो मत, वो अपने लंबे अनुभव के बाद कह रहे हैं। उनको पता है कि अगर समाज एकजुट होता है, देश एकजुट होता है, तो क्या असंभव को भी संभव करके दिखाया सकता है। भूकंप से तबाह कच्छ को फिर से खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। कच्छ के लोगों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की, जिससे वहां के लोगों को भरोसा हुआ कि संकट का यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि सरकार साथ खड़ी है। यह उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी हर विभाग से प्रेजेंटेशन मंगवाते थे, विभाग के मंत्री और सचिव प्रेजेंटेशन देते थे, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर चर्चा करते थे। पहले 100 दिनों के लिए रोड मैप तैयार किया, अधिकारियों में सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप की कि नहीं करना है, टाल देने से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय की, जिसके बाद अधिकारी खुद नए आइडियाज लेकर आने लगे। उनको समझ में आ गया कि यह आदमी पहले के मुख्यमंत्रियों की तरह या नेताओं की तरह नहीं है कि जो सर आगे देखते हैं करते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे से काम शुरू कर देते थे और अधिकारियों के साथ बैठकें करते थे। तब कुछ अधिकारी बैठक से बचने के लिए पिछले दरवाजे से निकल जाते थे, लेकिन बाद में वो बैकडोर भी बंद कर दिया गया। यानी काम को लेकर नो नॉनसेंस एटीट्यूड नरेंद्र मोदी का आज से नहीं 23 साल पहले से, और उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी आज भी काम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सरकारी कामकाज के तरीके को बदला और उसके बाद अपना विजन कैसे लागू करना शुरू किया, उसका एक और उदाहरण उस समय गुजरात में पानी की समस्या का एक बड़ा मुद्दा, उसको भी नरेंद्र मोदी ने दूर करके दिखाया। पानी की समस्या दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई। नर्मदा के पानी को साबरमती नदी तक लाने की प्लानिंग की। उस समय साबरमती नदी लगभग सूख चुकी थी। पानी समस्या को दूर करने के लिए SAUNI यानी सौनी योजना शुरू की, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। इसके तहत गुजरात में 1203 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। 6.5 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ। करीब 80 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलने लगा। 80 लाख लोगों को पीने का पानी दिया नरेंद्र मोदी ने उस जमाने में। मोदी के साथ गुजरात सरकार में मंत्री रहे पुरुषोत्तम रूपाला ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि मोदी के सीएम बनने पर कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। लेकिन तभी सीएम दफ्तर से फोन आ गया, जिसमें कहा गया कि शाम 5 बजे साबरमती के किनारे सभी मंत्रियों को बुलाया गया। इसी मीटिंग में गुजरात के जल संकट को दूर करने का रोड मैप तैयार हुआ था। मतलब नरेंद्र मोदी डे 1 से काम में लग गए। ये हैं नरेंद्र मोदी, 23 साल पहले भी, 23 साल बाद भी। हेड ऑफ गवर्नमेंट रहते हुए 23 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आज ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि बधाई देने वाले सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। 7 अक्टूबर 2001 का दिन था जब गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। यह हमारी पार्टी की महानता है कि एक छोटे कार्यकर्ता को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी। अपने लंबे करियर में पीएम मोदी बहुत सारी भूमिका निभा चुके हैं। 74 साल की उम्र में भी वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला छोड़ा तो बंगले में कुछ नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव के बाद तेजस्वी यादव पर क्यों लगा बंगले की टोटी निकालकर ले जाने का आरोप? अब जरा इसका चैप्टर देखिए। कुछ साल पहले अखिलेश यादव के सरकारी बंगले को छोड़ने के बाद बड़ा बवाल मचा था। उन पर आरोप लगे थे कि बंगले से जाते जाते बंगले की टोटियां भी खोलकर ले गए थे, नल वगैरह। अब कुछ ऐसा ही बवाल बिहार में तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने पर मचा हुआ है। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो उन्हें पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर सरकारी बंगला अलॉट हुआ था।
इस साल जनवरी में बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद उन्हें सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस जारी हो चुका था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तेजस्वी यादव ने शनिवार को बंगला खाली कर दिया। लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने बंगला खाली किया, वैसे ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने बंगला तो छोड़ा, लेकिन बंगले में कुछ नहीं छोड़ा। इस बंगले को अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया है, जो दशहरे के दिन इस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन जब सम्राट चौधरी की टीम बंगले को तैयार करने के लिए पहुंची तो हैरान रह गई। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव बंगले की कई चीजें अपने साथ लेकर चले गए। आरोप के मुताबिक हाइड्रोलिक बेड ले चल गए, एसी, सोफा, वॉश बेसिन, बाथरूम की टोटी, जिम का सामान। यह आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव गए बंगले से तो बंगले से यह सब लेकर चले गए। बीजेपी के लगाए आरोपों की सच्चाई का पता करने हमारी टीम उस बंगले पर पहुंची जिसे तेजस्वी यादव ने शनिवार को खाली किया। बंगले में बेड की वॉल वाली यूनिट तो अपनी जगह पर लगी नजर आई, लेकिन बेड की साइड टेबल भी अपनी जगह दिखी, लेकिन बेड अपनी जगह पर नहीं दिखाई दिया। ये देखिए पीछे रहता है ना बेड वाला, वो है, साइड टेबल है, बेड नहीं है। इसी तरह बंगले की कई दीवारों पर एसी लगाए जाने के निशान तो दिखे, लेकिन कई जगहों पर एसी लगे हुए नजर नहीं आए। मतलब तार थी, लेकिन वो ढूंढ रही थी कि मेरे आगे वाला भाई कहां चला गया। बंगले के कमरों में कई जगहों पर लाइट भी लगी हुई नहीं दिखाई थी। अब लाइट कहां चली गई भाई? यही नहीं, जिस बेडरूम से बेड गायब होने का आरोप लगाया, बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव उस बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम से महंगा वॉश बेसिन भी उखाड़ कर ले गए। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। यही नहीं, बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले में नए सोफा की जगह पुराना सोफा रखने का भी आरोप लगाया। सुनिए, बंगले को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए तैयार करवाने पहुंचे बीजेपी नेता ने तेजस्वी यादव पर क्या आरोप लगाए। फिर आपको सरकारी बंगले के जिम की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा। हम यहाँ पे आए हैं साफ सफाई और निरीक्षण के लिए, क्योंकि दशहरे के शुभ अवसर पर सम्राट जी को यहाँ शिफ्ट होना है, कामकाज शुरू करना है यहाँ से। तो देखिए किस प्रकार से ये बेडरूम का बेड है, इसके जो है वॉल दिख रहे हैं, साइड टेबल दिख रहे हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट होता है बेड का वो यहाँ से गायब है। हाइड्रोलिक बेड था, यहाँ एक कर्मचारी ने बताया। सामने एक महंगा वॉश बेसिन हुआ करता था, उसको पूरा उखाड़ के ले जाया गया। वो देखिए, आपको अगर कैमरा मैन दिखा सकते हैं तो आइए, ये देखिए, ये जो है ये वॉश बेसिन था, यहाँ से इसको पूरा टोटी समेत उखाड़ के ले जाया गया है। तेजस्वी यादव पर जिस हाइड्रोलिक बेड को सरकारी बंगले से ले जाने का आरोप लगा है, आप भी देख लीजिए कि हाइड्रोलिक बेड की इतनी चर्चा हो क्यों रही है। दरअसल इस तरह के बेड में हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से गद्दे उठाने और स्टोरेज तक पहुंचना आसान हो जाता है। ये देख रहे हैं आप। अभी क्या है, आप कहते हैं कि सुनो जरा इसको पकड़ना, हम उठा रहे हैं तो नीचे से रजाई निकालेंगे, ठंडा आ रहा है ना तो उसको धूप दिखाना है। इसमें क्या है, किसी की जरूरत नहीं, आपने ऐसे किया झक से ऊपर चला जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, यानी थोड़ी सी ताकत लगाई, बाकी काम हाइड्रोलिक सिस्टम खुद कर देता है। अब इसी तरह का बेड आरोप लग रहा है कि वहां पे था, जो तेजस्वी यादव ले चल गए। तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले में बने जिम का भी सामान अपने साथ ले जाने का आरोप लगा है, जिसके लिए बीजेपी ने जिम की पुरानी तस्वीरें भी दिखाई। बीजेपी नेता ने अपने मोबाइल फोन में सरकारी बंगले के जिम की जो पुरानी तस्वीर दिखाई, उसमें जिम का सारा सामान नजर आ रहा है। अब सरकारी बंगले में बने जिम की ताजा तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव बंगला छोड़ने के बाद जिम का सारा सामान ले गए नहीं ले गए वो तो वही बताएंगे, लेकिन सामान तो गायब दिख रहा है। जिम के नाम पर वहां सिर्फ हॉल दिख रहा है। बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ जिम का सामान ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव जिम के लिए बनाए गए वॉशरूम से भी वॉश बेसिन और दूसरा सामान उखाड़ कर ले गए। सरकारी बंगले के खाली हो चुके जिम से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम के बंगले में जो जिम है उसमें से भी कई सामान गायब है, ऐसा आरोप है। अंदर ये आप देख रहे हैं, ये जिम है और इस जिम के अंदर आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर क्या कुछ गायब है वो भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये जिम है, जिम आप देखिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक हॉल दिख रहा है, कोई सामान नहीं है। दानिश जी यहाँ पर हैं मौजूद। दानिश जी, ये जिम है क्या? देखिए, ये जिम था पहले, ये उसकी सच्चाई है। ये जो वीडियो, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इसी स्थान की है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। ये पूरे इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, जिम के सारे इक्विपमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सारे एयर कंडीशन को खोल लिया गया है। वॉशरूम के अंदर जो जिम की सारी फैसिलिटीज मिलती है यहाँ पे, वो चीजें सारी बनी हुई थी, उसको भी यहाँ से खोल लिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक वो था शायद स्टीम बाथ, यहाँ पे स्टीम बाथ था, वॉश बेसिन था, वो सारी चीजें यहाँ से खोल लिए गए हैं।
अब सरकार तो बची नहीं, बॉडी तो बची रहनी चाहिए कम से कम। अब तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले में बने बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीर। आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बैडमिंटन कोर्ट में लगी मैट और वहां लगे एसी को भी उखाड़ कर ले गए। उसके बैडमिंटन कोर्ट में सिर्फ एक टूटा रैकेट नजर आया, गुस्से में किसी ने तोड़ दिया लग रहा है पटक के। सरकारी बंगले में बने बैडमिंटन कोर्ट से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। ये जो है बैडमिंटन कोर्ट था, ये देखिए आप दिखाइए, ये देखिए टूटे हुए बैडमिंटन पड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये कॉर्क है, कॉर्क भी आपको दिख जाएंगे। कॉर्क ये मैट, ये जो आप देख रहे हैं गोंद जैसा, ये इसके ऊपर एक मैट होता है जिसपे कि बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं, उससे पूरे मैट को रिमूव कर लिया गया है। क्योंकि गोंद तो ये दिख रहा है, आप चिपक रहा दिख जाएगा। ये जो उखाड़े गए हैं, रिमूव किए गए हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स जो है आपको दिख जाएंगे और पूरे मैट को यहाँ से रिमूव कर ये जो मैट है ये देखिए, ये उखाड़ा गया। ये बैडमिंटन कोर्ट के लिए मैट होता है ये देखिए, ये पूरा उखाड़ लिया गया। इसके अंदर एयर कंडीशन भी था, उस एयर कंडीशन को भी खोल लिया गया। अच्छा, बाकी चीज के लिए तो लोग कह सकते हैं कि अगर आरोप सही है कि तेजस्वी यादव की टीम ले गई या वही ले गए, कि चलो बेड तो रीयूज हो जाएगा, जिम का सामान रीयूज हो जाएगा, एसी रीयूज हो जाएगा। अब अगर ये जो मैट फट गया वहां पे बैडमिंटन कोर्ट में, वो तो फट गया, वो तो कहीं यूज नहीं होना है। तो फिर तो इसका मतलब अगर ये आरोप सही हैं तो फिर तो लग रहा है गुस्से में सब हो गया है कि हटाओ इसको, कोई नहीं खेल पाएगा, अपना लगाओ। तेजस्वी यादव पर लगे इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू नेताओं ने गंभीर बताया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आप भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी क्या कह रही है। लेकिन दुर्भाग्य है जो आज आ रहा है, खाली करने में सालों लग गया और खाली किए तो हर सामान को लूट के ले गए। पहले पिताजी ने बिहार को लूटा, नौकरी में लूटा, अब ये पूरे सामान लूट लिए गए, लेके गए। इन पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो कितने पैसे अभी तक उस मकान में बिहार सरकार का लगा था और उसमें कौन कौन सामान लगा था, इसलिए इस पर एफआईआर भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया, ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी, इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी का तेजस्वी फोबिया बता दिया। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया। आरजेडी का जवाब भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा तेजस्वी के बहाने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को कैसे लपेट लिया। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, अच्छी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। हालांकि तेजस्वी यादव पहले नेता नहीं हैं जिन पर सरकारी बंगला छोड़ते वक्त टोटी और दूसरा सामान ले जाने का आरोप लगा है। इससे पहले साल 2017 में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी बीजेपी ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। आरोप लगे थे कि चुनाव हारने के बाद जब अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सीएम हाउस खाली किया तो उन्होंने बंगले में तोड़फोड़ की और टोटी तक उखाड़ कर ले गए। हालांकि अखिलेश यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटी लेकर पहुंच गए थे। उन्होंने दावा किया था कि वो सिर्फ वही सामान लेकर गए जिन्हें उन्होंने अपने पैसे से लगाया था। खैर, अब जो भी लगा, जैसे भी लगा, अब तो जो है सामने है और तेजस्वी यादव को भी इस पे बताना चाहिए कि क्या आरोप सही है या नहीं। आरजेडी तो मना कर रही है।